बफेलो गोल्ड थीफ। बीजापुर नाम के गांव में एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप था। उस दुकान के मालिक का नाम था किशन सेठ। वो बहुत कंजूस और धोखेबाज था, पर वो अंधविश्वासी और भगवान का भक्त था। दुकान में काम करने वाले स्टाफ सारे सिर मुंडवाकर कानों में फूल लगाए हुए थे। किशन सेठ हर रोज स्टाफ के साथ मिलकर तस्वीरों को प्रणाम करता था। सेठ जी, दिन भर दिन आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है। हर महीने आप हमें एसी बस में तिरुपति ले जाकर हमारा सर मुंडवाते हैं। ये तो ठीक है, लगे हाथ हमारी तनख्वाह बढ़ाने की भी तो सोचिए सेठ जी। पैसों का क्या है, वो तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं। पर जो पुण्य कमाते हो वो जिंदगी भर रहती है। ये सब बकवास छोड़ो और कस्टमर पर ध्यान दो। जाओ काम करो। किशन कस्टमर्स को अपने बातों में उलझाकर उनको ज्यादा दाम में जेवर बेचता था। एक दिन एक ऐसा ही दुकान पर आया। क्यों सेठ जी, कितनी बार कह चुका हूँ कि एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया करो दुकान में। कई बार नोटिस दे चुके हैं। पैसों की कंजूसी छोड़िए और जल्दी लगवाइए। अगर ऐसा नहीं किया तो दुकान को सीज करना पड़ेगा, खबरदार। कहकर उसे चेतावनी देकर चला गया। उसी गांव में सांबा नाम का एक चोर था। उसके पास एक भैंस था, नाम था काला। उसे सांबा ने एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया था। वो ट्रेनिंग ऐसा था कि एक दिन काला को लेकर सांबा एक खिलौने की रेडी के पास आया। सांबा ने रेडी वाले का ध्यान भटकाया तो काला ने झट से 4 खिलौने निगल लिए। बाद में सांबा उसे लेकर चला गया। घर जाकर सांबा ने काला को केले खिलाए। तब काला ने गोबर डाला। वो गोबर के साथ खिलौने भी बाहर निकले। उन्हें धोकर अपने बेटे को देते हुए, ये लो बेटा, जो खिलौने तुमने मांगे थे। शाबाश काला। अरे भगवान, जरा काला के लिए बहुत बढ़िया सा खाना लेके आना। तब सांबा की पत्नी ज्योति ने आकर एक थाली में काला को खाना दिया। उसे खाकर काला मैं कह के आवाज दिया। ज्योति, लगता है काला का पेट नहीं भरा, क्या एक और प्लेट खाना ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 4 खिलौने चुराने के लिए इतना सारा खाना देना होगा? आप यूं घटिया चोरी रहोगे, बड़े चोर कभी नहीं बनोगे क्या? अरे भगवान कहते कहते नहीं थकते। कभी सोचा कि 4 गहने लाकर अपनी प्यारी सी पत्नी के गले में डालूं? तत् सब मेरी फूटी किस्मत है। ये तूने क्या कह दिया भगवान? तुमने मेरे प्रोफेशन का खिल्ली उड़ाया। 4 गहने क्या, पूरी गहनों की दुकान लाकर तुम्हारे सामने रखूंगा, देखती जाओ। ये सुनकर काला अम्बे कह के आवाज दिया। देखा, काला भी तैयार है कह रहा है। अगले दिन वो एक बाबा के वेश में गहनों की दुकान पर आया। किशन सेठ ने उसे प्रणाम किया। स्वामी जी प्रणाम। आप हैं कौन? आप यूं दुकान में भैंस के साथ क्यों आए हैं? अरे साक्षात लक्ष्मी देवी तुम्हारे दुकान पधारी है और तुम पूछते हो कि कौन हो। ठीक है, तुम्हारी किस्मत है, होने दो। हे काल भैरव, चलो लौट चलते हैं। स्वामी जी प्लीज रुकिए, आप शांत हो जाइए। मैंने गलती से पूछ लिया था, क्षमा करें। ये साक्षात लक्ष्मी की बात कर रहे थे। वो क्या है स्वामी जी? ओम तत्सत भ्रिम भ्रिम भा। ये भैंसी तो तुम्हारी लक्ष्मी है बेटा। ये तुम्हारी दुकान के चक्कर लगाएगी तो तुम्हारा व्यापार 10 गुना बढ़ेगा। ये जिस दुकान में गई है वो सब शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। तो फिर देरी किस बात की है स्वामी जी? इसे घुमाइए। अगर आप कहें तो मैं ही इसे घुमा दूं। जल्दी ना करो बेटा, तुम देख रहे हो ना कि ये लोग कैसे नजर लगा रहे हैं। इनके नजर के कारण ही तुम्हारा धंधा ठीक से नहीं चल रहा है। जब ये भैंस यहाँ पे दुकान के अंदर घूमेगा तब किसी को नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हम सब बाहर चलते हैं, चलिए। यूं सब दुकान से बाहर आ गए। अंदर काला सारे गहनों को निगलने लगा। इतने में पुलिस वाले वैन में एक मेटल डिटेक्टर लेके आ गए। उसे उतार कर वहां लगाया। क्यों किशन सेठ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। सुना है कि तुमने कल एसपी साहब की पत्नी को भारी डिस्काउंट में गहने बेचे थे। एसपी साहब बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने फ्री में ये मेटल डिटेक्टर तुम्हें भेजा है। पर ये सब बाहर क्यों खड़े हैं? तब सेठ ने एसआई को सब कुछ बताया। तभी काला बाहर आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सेठ जी तुम वाकई खुशकिस्मत हो। स्वामी जी पहले आप इस काल भैरव को इस मेटल डिटेक्टर्स के अंदर से ले जाइए। सेठ जी के लिए ये बहुत ही अच्छा शगुन है।
अरे हाँ, ये सब किस लिए? इसको रहने दीजिए। हाँ, हम चले जाते हैं। एसआई साहब, लगता है स्वामी जी संकोच कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप उसे मेटल डिटेक्टर से ले जाइए। तब एसआई ने उस भैंस को मेटल डिटेक्टर से ले गया। बस तो क्या था, लाइट जलने लगा और क्विंग 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 करके आवाज आने लगी। तब सब हैरान हो गए, ये क्या, यूं बत्ती क्यों जल रही है और आवाज क्यों हो रहा है? लगता है हमारे एसपी साहब ने कोई पुराना माल भेजा है। कंजूस कहीं का, बेचारा काल भैरव डर गया है लगता है। ये लो काल भैरव, ये केले खाओ, डरो नहीं शाबाश कहकर उसे केले खिलाया। बस वो खाकर उसने गोबर किया तो उसके साथ साथ गहने सारे बाहर आए। ये देख सब हैरान हो गए। सबको पता चल गया कि क्या हुआ। पुलिस ने तुरंत सांबा को पकड़ा और खूब मारा। सेठ जी, भगवान के प्रति भक्ति तो ठीक है, पर अंधविश्वास का यही अंजाम होता है, कहकर सांबा को ले गए और जेल में डाल दिया। फ्लाइंग मोटर बाइक। एक पहाड़ पर एक पैराशूट चलाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। उसका नाम किरण था। वो हर आए टूरिस्ट को पैराशूट पर घुमाने ले जाता था। मिले पैसों को वो शाम तक अपने मालिक को सूप देता था। एक दिन किरण, सर आने वाले महीने में मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर। मेरी बहन की शादी है और मेरे अपनों को देखे हुए बहुत समय हो गया है सर। जरूर जाओ किरण, तुम तो कभी छुट्टी नहीं लेते। 1 हफ्ते क्या 2 हफ्ते की छुट्टी ले लो। ये लो, ये पैसे भी रख लो, शादी के लिए काम आएंगे, कहते हुए उसे दिया। इस तरह किरण ट्रेन में गांव के लिए निकल पड़ा। फिर स्टेशन के बाहर ऑटो लिया। उसका ऑटो एक ब्रिज के पास रुका। उस ब्रिज पर एक चेक पोस्ट लगा हुआ था। वहां कुछ रौडी और गुंडे लोग खड़े हुए थे। उनका सरदार आशुतोष भी वहीं खड़ा था। ऑटो वाला ऑटो से वहां खड़े रौडी को पैसे दिया तो उसने वो पैसे ले लिए। फिर उसके गेट उठाते ही ऑटो वाला वहां से निकल गया। ऑटो में जा रहा किरण, ये क्या भाई, ये ब्रिज कब बनवाए? इससे पहले तो हम नाव में नदी पार करते थे ना। लगता है सरकार अपना काम कर रही है। और वैसे वे कौन है? क्या बताएं हमारी परेशानी क्या है। इस गांव में आशुतोष नाम का एक बड़ा सा गुंडा है। अभी जो वहां खड़ा था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर गवर्नमेंट के पैसों से इसे बनाया और उसे लगता है ये उसी का ब्रिज है और टोल गेट लगवा दिया। अगर उसके आदमियों को पैसे ना दो तो वो इसे पार नहीं करने देते। उसका सामने करने की हिम्मत किसी में नहीं है। उसका बहुत पहुंच है लोगों में, इसलिए जितना भी कंप्लेंट करो कुछ नहीं होता है। अब क्या करें, सब हमारे कर्म है। फिर घर पर पिता ने भी अपना कष्ट जाहिर किया। मैं भी कैब चलाकर अब 3 महीने हो गए रे। सिटी में अगर कैब चलाए तो मिले पैसे सारे उस टोल गेट को ही देना होता है। उसे पूरी मेहनत बेकार हो रही है, इसलिए काम पर ही जाना छोड़ दिया। पता नहीं क्या करे रे। क्या पापा, इतना अन्याय हो रहा है तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये बहुत गलत है। इसका हमें किसी भी तरह मुकाबला करना ही होगा। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन गांव वालों को बुलाकर, मेरे प्यारे गांव वालों, वो ब्रिज के नाम पर हो रहे चोरी का क्या अंत ही नहीं है? सिटी में नौकरी करने वाले, सिटी पर निर्भर जीने वाले, सिटी में काम रखने वालों को नाव में जाना हो तो बहुत समय लग जाता था। अब ब्रिज पार जाने की सोचे तो जेब ही खाली हो जाती है। इसलिए मेरे पास एक उपाय है। उसके ब्रिज के बिना हम सिटी पहुंचे वैसे एक प्लान है। वो है पैराशूट पर पैराग्लाइडिंग। मैं आप में से किसी को रुचि हो तो उन्हें मेरी विद्या सिखाऊंगा। जरूरतमंद लोग कल पहाड़ के पास आइए। बाइक स्कूटर होने वाले उन पर ही आइए। इस तरह अगले दिन लोग पहाड़ पर आए। फिर किरण अपने बाइक को पैराशूट से जोड़ा। देखिए, बाइक पर तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़े तो वो हवा से पैराशूट खुल जाता है। फिर आप जहां उतरना चाहे वहां उतर सकते हैं। आपको सस्ते से सस्ता पैराशूट कहां मिलेगा मैं बताऊंगा। अब से उसके ब्रिज की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाइक पर तेजी से जाकर हवा में उड़ने लगा। उसे लोग हैरानी से देखने लगे। फिर वो उतर गया। लोग खुशी से ताली मारने लगे।
फिर गांव के युवक को कैसे चलाना है सिखाया। फिर वे सब हवा में उड़ने लगे। फिर गांव में जिनके पास बाइक थी वे सिटी में काम करने वालों को पीछे बिठाकर उड़ाकर ले जाने लगे। इस तरह लोग हर दिन सिटी जाना फिर घूमकर गांव लौटने लगे। फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके कौन कब सिटी जा रहा है वो मैसेज करते थे। बाइक नहीं होने वाले मैं भी आऊंगा कहकर मैसेज करते थे। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी से हवा में घूमने लगे। यूं ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे तो पहलवान आशुतोष को कुछ समझ नहीं आने से देखते ही रह जाते थे। एक भी गाड़ी ब्रिज पार ना होने के कारण आशुतोष की कमाई रुक गई और वो सर पकड़ लिया। टीवी चैनल वाले ये सब कवरेज करके टीवी पर डाले। वो सब लोग टीवी पे देखने लगे। फिर ये बात वायरल हो गया। फिर आखिरकार जिला कलेक्टर तक पहुंची। फिर एक दिन पुलिस वाले आकर आशुतोष और उसके आदमियों को खूब पीटे, उन्हें जेल में डाल दिए। फिर उस टोल गेट को हटा दिए। उनकी परेशानी दूर करने के लिए लोग किरण को शुक्रिया अदा करके उसका सम्मान किए। फिर आखिरकार उस ब्रिज पर सारे व्हीकल्स घूमने लगे।